वृद्धाश्रम के गेट पर कार रुकते ही बहू फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ जी, आप घर वापस चलो। उसकी सिसकियों की आवाज में आगे की बात गुम हो गई थी। माँ जी ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, तुम उदास मत हो। मैं कोई तुमसे रूठ कर थोड़े ना वृद्धाश्रम में रहने आई हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, मैं आपके बगैर वहां कैसे रहूंगी। बहू की आवाज में दुख छलक पड़ रहा था, लेकिन सुनीता जी कुछ नहीं बोली, केवल अपनी बहू मनीषा के सिर को सहलाती रही। कार का दरवाजा राजीव ने खोला था। उसने सहारा देकर अपने पिताजी को कार से बाहर निकाला, फिर पीछे बैठी अपनी माँ की ओर देखा। माँ उसकी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी और मनीषा बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। माँ, आप यहाँ कैसे रह पाएंगी? कुछ देर यहाँ घूम लो, फिर हम साथ वापस लौट चलेंगे। कहकर राजीव ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था, ताकि उसकी माँ उसके बहते आंसुओं को न देख सके। पर पिता की नजरों में उसके आंसू कैसे छिपे रह सकते थे? राजीव, तुम रो रहे हो? अरे, हम तो यहाँ रहने आए हैं और यहाँ से घर कोई दूर भी नहीं है। जब मन करे यहाँ आ जाया करो। हम साथ में मिलकर यहाँ रह रहे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। पर बाबूजी, आप लोगों के बगैर हमें अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। राजीव अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर शांति छाई रही। फिर सुनीता जी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वृद्धाश्रम के गेट से अंदर चली गईं। उनके पीछे पीछे मनीषा और राजीव उनका सामान हाथ में उठाए चल रहे थे। मनीषा, माँ बाबूजी का सारा सामान अच्छी तरह से रख दिया था ना? हाँ, मैंने माँ जी से पूछकर सामान बैग में जमा दिया था। और वो माँ जी की दवाई? हाँ, वो भी कम से कम 2 महीनों के हिसाब से रख दी है। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो और लेते आएंगे। माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर लौटने के पहले राजीव ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की और उन्हें बाबूजी की देखभाल करते रहने का अनुरोध किया। वो कुछ पैसे भी उनके पास छोड़कर आया था। कभी जरूरत पड़े तो आप उन्हें दे देना, मेरा नाम बताए बगैर। मैनेजर राजीव को श्रद्धा के भाव से देख रहा था। यहाँ जो भी बुजुर्ग आते हैं, वे अपने बेटे और बहू द्वारा सताए हुए होते हैं। पर तुम तो बिल्कुल अलग ही हो राजीव। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि माँ और पिताजी यहाँ रहें। उनकी ही जिद के कारण उनको यहाँ लाना पड़ा। मालूम नहीं हमसे क्या अपराध हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैनेजर बोला, तुम लोग जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। राजीव और मनीषा भारी कदमों से वृद्धाश्रम से बाहर निकले। वे चाहते थे कि लौटते समय एक बार और माँ जी से मिल लें, पर मनीषा ने रोक दिया था। सुनीता जी और घनश्याम जी आश्रम की खिड़की के झरोखे से राजीव और मनीषा को लौटते हुए देख रहे थे। बहुत उदास हैं दोनों। हाँ सुनीता, मगर हमने उन्हें छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। पहली बार घनश्याम जी के चेहरे पर शिकन दिखाई दी थी। सुनीता ने पलटकर अपने पति की ओर देखा। नहीं, हम कोई नाराज होकर थोड़ी ना आए हैं। जब हमें लगेगा कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, तब हम अपने घर लौट चलेंगे। सुनीता ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। घनश्याम जी कुछ नहीं बोले। वृद्धाश्रम आने का निर्णय उनका ही था। वे ही तो गाहे बगाहे इस आश्रम में आते जाते रहते थे। उनका मित्र श्यामलाल यहाँ रह रहा था। श्यामलाल को तो उनका बेटा ही आश्रम में छोड़कर गया था। देखो पिताजी, आप हमारे साथ सूट नहीं होते, इसलिए आप वृद्धाश्रम में रहें। जितना खर्चा लगेगा मैं देता रहूंगा। श्यामलाल जी हैरान होकर उसकी ओर देख रहे थे। बेटा, इसमें सूट नहीं होता का क्या मतलब है? माँ बाप तो अपने बेटों को पालते ही इसलिए हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बने। होता होगा, पर हम लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेटे ने बड़ी बेशर्मी से कहा तो श्यामलाल जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप वृद्धाश्रम आने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने मित्र घनश्याम को जरूर बताया था, यार अब हम मिल नहीं पाएंगे। घनश्याम को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछा, लेकिन क्यों?
मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। वृद्धाश्रम? पर क्यों? श्यामलाल कुछ नहीं बोले। घनश्याम ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। देखो श्यामलाल, हम तो मिलेंगे ही, यहाँ नहीं तो मैं वृद्धाश्रम आकर मिलूंगा। अरे नहीं घनश्याम, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, तुम उसके साथ जिंदगी एंजॉय करो। श्यामलाल की आंखें बरस रही थी। बहुत छिपाने के बाद भी उनकी सिसकियां घनश्याम तक पहुंच चुकी थीं। घनश्याम ने श्यामलाल से मिलने वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दिया था। वे दिन भर वहां रहते और श्यामलाल के दुख को हल्का करते। आखिर वो श्यामलाल के किए उपकारों को कैसे भूल जाते। हर सुख दुख में श्यामलाल जी ने घनश्याम का साथ दिया था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि उन्हें रोज एक दूसरे से मिले और बातचीत किए बिना चैन ना आता। वो वहां रह रहे और दूसरे वृद्धजनों से भी मिलते। घनश्याम जब भी वृद्धाश्रम जाते अपने साथ खाने पीने का कुछ न कुछ सामान लेकर जाते। सारे लोगों के साथ बैठकर खाते और मस्ती करते। घनश्याम को वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था। कई बार वे अपनी पत्नी सुनीता को भी लेकर जाते। राजीव, मुझे कुछ पैसे दोगे? जी बाबूजी, कितने पैसे दूं? यही कोई 5 लाख रुपए। घनश्याम जी बोल पड़े। जी बाबूजी, मैं चेक दे दूं या नगद दूं? घनश्याम जी को इस बात पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था कि राजीव ने उनसे ये नहीं पूछा कि इतनी सारी रकम की उन्हें क्या जरूरत आ पड़ी है। राजीव कभी भी अपने पिताजी से कोई सवाल करता ही नहीं था। वे जो कह देते उसे उनका आदेश मानकर तत्काल उसकी पूर्ति कर देता था। चेक दे दो। जी बाबूजी। राजीव ने तुरंत ही चेक काटकर उनके हाथों में थमा दिया। नालायक, ये तो पूछ लिया होता कि मुझे 5 लाख रुपए क्यों चाहिए। घनश्याम जी कुछ बनावटी गुस्से से बोले। मैं आपसे भला कैसे पूछ सकता हूँ? आपको पैसे चाहिए तो कोई अच्छे काम के लिए ही चाहिए होंगे। राजीव ने बेफिक्री से कहा। हाँ, वो तो ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। वहाँ एक वृद्धाश्रम है ना, मैं वहाँ एक कमरा बनवा रहा हूँ। घनश्याम जी ने राजीव को बता ही दिया। जी, ये तो अच्छी बात है बाबूजी, और पैसे चाहिए हों तो बता देना। राजीव इससे अधिक कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। राजीव उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और उसे किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी। वे सरकारी अधिकारी थे तो शहर शहर उनका ट्रांसफर होता रहता था। पर जब वे रिटायर हुए तो अपनी जन्मभूमि में ही आकर रहने लगे। राजीव को पढ़ाया तो बहुत, उसे इंजीनियर भी बना दिया, पर उसे नौकरी पर नहीं जाने दिया। उन्होंने उसके लिए बड़ा सा व्यापार शुरू करवा दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था। उसकी शादी मनीषा से हुई। मनीषा बेटी बनकर ही घर आई। वे और सुनीता भी उसे बेटी की तरह ही प्यार करते और मनीषा भी उन्हें सास ससुर न मानकर माँ पिताजी ही मानती। राजीव अपनी दुकान पर चला जाता और सुनीता और मनीषा अपने में ही उलझी रहती। तो घनश्याम जी अपने दोस्त श्यामलाल के साथ अपना टाइम काटते। रात में सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते और दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा करते। ऐसा कभी कभार ही होता जब रात में खाने की टेबल पर सभी साथ ना हो। बाबूजी और अम्मा, आपके साथ बैठकर खाना न खाओ तो पेट ही नहीं भरता। हाँ रे, बड़ा हो गया, पर अभी भी छोटे बच्चे जैसा करता है। ले एक रोटी और ले। सुनीता का लाड़ टपक पड़ता। नहीं अम्मा, अच्छा दे ही दो, नहीं तो आप नाराज हो जाओगी। सुनीता प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती तो वो उनके आंचल से चिपक जाता। घनश्याम जी इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि भले ही उनके एक ही बेटा है, पर वो बेटा श्रवण कुमार बनकर उनकी सेवा करता है। घनश्याम जी वृद्धाश्रम में श्यामलाल जी के साथ ही अपना ज्यादातर समय काटते। कई बार सुनीता भी उनके साथ वहां जाती। बार बार आने जाने और दूसरे बुजुर्गों के साथ बातचीत करते हुए वृद्धाश्रम में उनका मन लगने लगा। घनश्याम ने राजीव से पैसे लेकर उसी वृद्धाश्रम में 2 कमरे बनवा लिए। एक कमरा तो उन्होंने श्यामलाल को रहने के लिए दे दिया, पर दूसरा कमरा खाली ही था। उन्होंने वहां रह रहे वृद्ध जनों से भी आग्रह किया, पर वे अपने अपने कमरों में ही खुश थे। वो कमरा बंद ही था।
इस बंद कमरे को देखकर ही उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वे और सुनीता यहाँ रहने लगे। और जैसे ही वे यहाँ श्यामलाल से मिलने आते हैं, वैसे ही वे वहां राजीव से मिलने चले जाया करेंगे। उन्होंने अपने विचारों को सुनीता के साथ भी साझा किया। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर राजीव इसके लिए तैयार नहीं होगा। और वो मेरी बेटी मनीषा, वो तो सारा घर अपने सिर पर उठा लेगी। सुनीता जी जानती थी कि मनीषा उनसे दूर नहीं रह सकती। वो आम बहुओं के जैसी नहीं है, जिनके लिए सास सिर दर्द होती है। घनश्याम भी इस बात को जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, पर कोशिश तो करनी ही चाहिए। घनश्याम जी और सुनीता जी ने धीरे धीरे वृद्धाश्रम में अपनी उपस्थिति बढ़ा ली थी। कई बार तो वे रात में भी वहीं रह जाते थे। राजीव और मनीषा झुंझला जाते, पर वे कुछ बोल नहीं पाते थे। राजीव और मनीषा को अपने माता पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा था। मनीषा, कोई बात तो नहीं हो गई है? माँ बाबूजी आजकल वृद्धाश्रम में कुछ ज्यादा ही समय दे रहे हैं। उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं तो, पर ये तो सच है कि वे अब वहां कुछ ज्यादा ही रुकने लगे हैं। मनीषा का स्वर भी उदास था। वे अपने माता पिता से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन उनके पिता ने ही उनसे कह दिया था, राजीव, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम रहने चले जाएं। राजीव के साथ ही साथ मनीषा भी चौंक गई थी। अरे बाबूजी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? उसका चेहरा रुआंसा हो गया था। नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती, और हो भी जाए तो उसके लिए मेरे हाथ में डंडा है ना। घनश्याम जी जानते थे कि वे जब भी इस बात को कहेंगे, तभी राजीव की प्रतिक्रिया ऐसी ही आएगी। फिर बाबूजी, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, अपने बेटे को छोड़कर? अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं हम? वहां केवल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम अपने जैसे लोगों के साथ अपना समय काट सकें। हमें वहां बहुत अच्छा लगता है, इस कारण से भी। ये क्या बात हुई बाबूजी? राजीव ने फिर पूछा। तुम नहीं समझोगे राजीव, इतना समझ लो कि हमने तय कर लिया है कि हम वहां जाएंगे। घनश्याम जी ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया। तो माँ को क्यों ले जा रहे हैं आप? राजीव ने फिर विरोध किया। इस उम्र में मैं अपनी पत्नी से कैसे दूर रह सकता हूँ? हम दोनों जाएंगे और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी। जानबूझकर घनश्याम जी ने जोर से बोला था ताकि वे अपने बेटे के प्रश्नों से बच सकें। उनके पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर था भी नहीं। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले थे। मनीषा तो भाग कर अपने कमरे में जाकर सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। राजीव और मनीषा अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उनको बहुत समझाया भी, पर वे नहीं माने। तो आखिरकार उन्हें कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। घनश्याम और सुनीता जी जानते थे कि राजीव के लिए ऐसा करना कठिन होगा, पर उनके पास और कोई विकल्प था भी नहीं। वे अपने बेटे और बहू के साथ रहे तो बहुत अच्छी तरह से रहे थे। बेटा और बहू उनका बहुत ध्यान रखते भी थे, पर इसके बाद भी वे अकेलापन महसूस करते थे। राजीव से वे सीमित ही बात कर पाते थे, और राजीव भी उनसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। अमूमन यही स्थिति सुनीता की भी थी। वृद्धाश्रम में उनका अकेलापन दूर हो जाता था। यहाँ वे बहस कर लेते, लड़ लेते और मस्ती भी कर लेते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जिस शाही अंदाज में व्यतीत किया था, वैसे जीवन से वे निराश हो चुके थे। अब घनश्याम जी और सुनीता को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया था। राजीव और मनीषा नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे, और कई बार वे त्योहारों पर भी उन्हें घर ले जाते थे, ये कहकर, आपके बिना तीज त्योहार अच्छे नहीं लगते, आपको चलना ही पड़ेगा। मनीषा की जिद के आगे सुनीता समर्पण कर देती और वे 1-2 दिनों के लिए घर चले आते, पर तुरंत ही लौटकर आश्रम चले जाते। उनका मन आश्रम में अच्छी तरह लग चुका था। वे यहाँ आजादी से रहते थे। राजीव और मनीषा ने भी धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया था। आज ही वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया था कि मनीषा बाथरूम में फिसल गई है और उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा है।
ये सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। अरे, राजीव ने बताया ही नहीं। उनकी नाराजगी अपने बेटे के प्रति बढ़ रही थी। फिर वो वृद्धाश्रम में रुक नहीं पाए और ऑटो रिक्शा सीधा उनके मकान के सामने आकर रुक गया। ऑटो से सबसे पहले घनश्याम जी उतरे, फिर सुनीता। दोनों कुछ देर तक अपने मकान को यूं ही देखते रहे। बहुत दिनों के बाद वे अपने घर आए थे। उनके हाथ में केवल एक ही थैला था। गेट को पार कर जैसे ही वे अंदर के कमरे में पहुंचे, उन्हें मनीषा बेड पर लेटी दिखाई दे गई। सुनीता ने बहू को निहारा। मनीषा कुछ दुबली लग रही थी। उसके पैर में बंधा प्लास्टर दिखाई दे रहा था। सुनीता जी की ममता उमड़ पड़ी। बहू, उनकी आवाज में अपनेपन भरी मिठास थी। मनीषा को झपकी लग गई थी, पर उसने कदमों की आहट को सुन लिया था। पर जैसे ही उसके कानों में बहू शब्द गूंजा, वो हड़बड़ा गई। ये तो माँ जी की आवाज है। उसने झट आंखें खोल ली। माँ जी को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें बरस पड़ी। उसने उठने की कोशिश की। रहने दो बहू, सोई रहो। सुनीता उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो बिटिया? अब की बार घनश्याम ने उसे पुकारा था। बाबूजी, मनीषा की सिसकियों भरी आवाज कमरे में गूंज गई। राजीव शायद अंदर था। वहीं उसने मनीषा के सिसकने की आवाज सुनी थी। वो दौड़कर बाहर आया तो सामने अपने पिताजी और माँ को देखा। माँ, बाबूजी, वो उनसे लिपट पड़ा। घनश्याम उसे अपने सीने से लगाए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और सुनीता मनीषा के सिर को सहला रही थी। अबे नालायक, जब बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो इसकी सूचना भी तुमने मुझे देना जरूरी नहीं समझा? घनश्याम जी की आवाज में कठोरता थी। हाँ बेटा, तुझे हमें बताना चाहिए था। ये तो तेरी गलती है। सुनीता का स्वर भी नाराजगी भरा था। क्या करूं बाबूजी, अब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। आपको दुख होता ये सोचकर आपको नहीं बताया। ये तो गलत है बेटा। मैं घर से भले ही दूर चला गया हूँ, पर तुम तो अपने से ही हमें दूर करने में लगे हो। घनश्याम जी का स्वर भीग गया था। बहुत देर तक दोनों सुख दुख की बातें करते रहे। सुनो बेटा, अब तुम्हारी माँ जब तक बहू के पैर का प्लास्टर नहीं उतर जाता तब तक यहीं रहेगी और मैं कल सुबह ही आश्रम चला जाऊंगा। आप भी क्यों नहीं रुकते यहाँ? वैसे भी आपने बोला था कि आप कुछ दिनों के लिए ही आश्रम जा रहे हैं। अब तो बहुत दिन हो गए। नहीं बाबूजी, अब हम आप लोगों को नहीं जाने देंगे। राजीव ने जोर से घनश्याम जी को पकड़ लिया था। देखो बेटा, आश्रम तो हमको जाना ही होगा। हमने वहां का कमरा थोड़ी ना छोड़ा है। वैसे भी वहां रह रहे सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर सुनीता अभी कुछ दिन यहीं रहेगी, मनीषा के स्वस्थ होने तक। राजीव कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि बाबूजी उसकी बात नहीं मानेंगे। सुबह जल्दी ही घनश्याम जी अपना थैला उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। जाते जाते सुनीता को बोल गए थे, देखो, बहू के स्वस्थ होते ही तुम आ जाना। वहां तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। ये सुनकर सुनीता के गालों में लालिमा दौड़ गई थी। सुनीता के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें नम थीं। उन्होंने मनीषा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, माँ बाबूजी कहीं भी रहें, दिल हमेशा तुम लोगों के पास ही रहता है। आश्रम हमारा दूसरा घर है। वहां हम अपने जैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन इस घर से हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बुढ़ापा बोझ नहीं, अनुभव का खजाना है। हम आश्रम में रहेंगे, वहां के बुजुर्गों को सहारा देंगे और तुम यहाँ रहकर अपने परिवार को संभालो। यही जीवन का असली सुख, अपनों की सेवा और अपनों का सम्मान ही है। राजीव रोते हुए उनके पैरों से लिपट गया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि माता पिता चाहे जहां रहें, उनका प्यार और आशीर्वाद कभी उनसे दूर नहीं हो सकता। उस दिन से राजीव और मनीषा ने मन में ठान लिया कि वे अपने बच्चों को भी ये सीख देंगे कि बुजुर्गों का होना वरदान है, बोझ नहीं। और घनश्याम जी और सुनीता जी आश्रम और घर दोनों जगहों पर रिश्तों की गर्मी फैलाने वाले पुल बन गए। तो ये थी आज की कहानी।
इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।